हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो आप सबका हम स्वागत करना चाहते हैं हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज विद वायन। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक राइटर है, एक एक्टर है। वो पिछले 38 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। थिएटर, प्लेज, बहुत सारे सीरियल्स, एपिसोडिक्स में आपने उनको देखा होगा। वो एक राइटर भी है। तो हम स्वागत करना चाहते हैं बाबुल भावसर सर जी का। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज में। थैंक यू। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक्टर जो हमारे सब्सक्राइबर्स है और हमारे जो व्यूअर्स है उनको इस इंडस्ट्री में कैसे उनको आना है और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो सब हम हमारे गेस्ट के थ्रू उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है दिल खोल बातें। हम आपसे बातें करेंगे कि मतलब जो हमारे क्वेश्चंस है और हमने हमारे सब्सक्राइबर्स से भी पूछा था, कहा था कि कुछ गूगल फॉर्म था, उसमें उन्होंने अपने क्वेश्चंस लिख के भेजे हैं। तो वो भी हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप भी एंजॉय करेंगे। Definitely. तो जी शुरू करते हैं। It's my honor to be with you all. तो आप एक राइटर भी है एक्टर के साथ साथ। तो राइटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने कैसे सोचा कि आपको राइटिंग के फील्ड में आना है? I started my career in 1980 with children's play. ओके और 2-3 साल चिल्ड्रंस प्ले किए और फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारा जो राइटर था वो बॉम्बे से अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। ओके तो लास्ट एक्ट लिखना बाकी था। तो आई सेड किसी को तो करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ। तो मैंने लिख लिया। तब मुझे पता चला कि ओके आई कैन इवन राइट बिसाइड्स डूइंग एक्टिंग एंड प्रोडक्शन। आई वाज प्रोड्यूसर आल्सो ऑफ द चिल्ड्रंस प्ले। तो दैट इज हाउ राइटिंग की जर्नी शुरू हुई। फिर वो अटक गई। देन इन 2000 के आसपास ऐसा हुआ कि किसी को कुछ राइटिंग में चाहिए था कि कोई राइटर मिल जाए, डायलॉग लिख कर दे। तो मैंने लिखना शुरू किया था। And then after 2003 or 4, I started writing full-fledgedly in a Gujarati television serial, which was coming on ETV. उस टाइम जो अभी कलर्स गुजराती चल रहा है वो पहले ETV के नाम से था। ओके तो I wrote and I was myself surprised that the whole and soul was myself. उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि स्टोरी किसी एक की होती है, स्क्रीन प्ले कोई एक लिखता है, डायलॉग कोई एक लिखता है। इंसान लिखते थे। I was the whole and soul writer for 700 episodes. That was my biggest achievement till now. कि तब मुझे पता चला कि वो I can write continuously. I can write. सच में 700 एपिसोड लिखना इज अ बिग। बहुत मतलब बहुत पापड़ बेले थे। और ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे ऐसा आके अटक गया कि अभी क्या लिखूं। इसको मार डाला, उसको जिंदा कर डाला, इसका झगड़ा करा दिया, वो सब हो चुका। 700 एपिसोड्स, यू कैन इमेजिन। वो एपिसोडिक्स थे मतलब? नहीं, कंटिन्यूटी, डेली सीरियल थी। एंड इट वाज अ वेरी सुपर हिट गुजराती सीरियल, साथिया मा एक रंग ओछो। एंड जब मैं अटका तो अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उसी वक्त प्रोड्यूसर का फोन आया कि भाई वो चैनल का हेड बदली हो गया है, तो ही वांट्स टू स्टॉप द सीरियल एंड ही वांट्स टू डू समथिंग न्यू। ओके तो वो तब जाके वो सिलसिला अटका। उसके बाद लिखना मेरा चालू ही था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखता रहता था। देन आई रोट फ्यू गुजराती फिल्म्स आल्सो एंड एक गुजराती वेब सीरीज भी लिखी मैंने, षड्यंत्र, विच इज कमिंग ऑन शे मारू मी। इट्स अ गुजराती 8 एपिसोड की सीरियल थी विथ वेरी बिग स्टार कास्ट। उसके बाद तो चलता ही रहा 2, 3, 4। अभी भी आई एम राइटिंग 2 वेब सीरीज ऑन अ डिफरेंट जोन। ओके सो एक्टिंग के बाद आपको राइटिंग का भी ये आया Yeah. कि आपको लिखना पड़ा। तो आप एक ऑडिशन ग्रुप चलाते हैं। तो उस ऑडिशन ग्रुप के बारे में हमारे व्यूअर्स को जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे? बताने के लिए तो बहुत कुछ है। यू आस्क मी ऑन विच टॉपिक यू वांट मी टू स्पीक। मतलब वो ग्रुप किस बारे में है, उसमें अगर लोग जुड़े तो उनको क्या इससे लाभ होगा? व्हाट हैपेंस, बम्बई में बहुत सारे ऑडिशंस चलते रहते हैं पर किसी को पता नहीं होता है कि वो कहाँ है। When I started struggling as an actor on the television screen, तो हुआ ये कि मेरी उम्र के जो लोग थे ना वो मुझे ही नहीं बताते थे
ये डर के मारे कि इसको कहीं रोल मिल गया तो कंपटीशन। एक, एंड दैट इज फेयर इनफ। हाँ हाँ। पर मेरे में एक पहले से एक क्वालिटी थी ऑफ शेयरिंग। आई एम कनेक्टेड विद गुजराती थिएटर, और आपको ताज्जुब होगा अराउंड 600 गुजराती थिएटर एक्टर्स मेरे लिस्ट में है मोबाइल में, और किसी की भी डेथ होती है ना तो आई इन्फॉर्म ऑल द 600 पीपल। सो वो शेयरिंग की क्वालिटी मेरी तब से थी। 2000 के बाद जब व्हाट्सएप फुल फ्लेजली शुरू हो गया, उसके पहले मैं एसएमएस भेजता था। तो तभी मेरे पास ब्लैकबेरी का फोन था, तो 30 जन हम लोग थे ग्रुप में, तो हमने एक ग्रुप बना के रखा हुआ था। तो उसमें आपको पता चला तो आप मैसेज डालेंगे, इसको पता चला तो वो मैसेज डालेगा। उसके बाद व्हाट्सएप शुरू हुआ, तो व्हाट्सएप में भी उसी तरह से मैंने मुझे पता चलता तो मैं डालता था, तो मुझे देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर होते थे, वो लोग भी ग्रुप में मैसेजेस डाला करते थे। एंड देन इट सो हैपेंड स्लोली आई बिकेम वेरी पॉपुलर कि ये बाबुल भावसर है जो ये सर्विस देता रहता है। तो पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी। देन आई वाज कनेक्टेड विद अ प्रोडक्शन हाउस, एंड वहाँ हमको आर्टिस्टों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं फेसबुक पे डालता था, तभी इंस्टा इतना नहीं था, मेरे ग्रुप में डालता था। तो बात फैलती गई, और यहाँ तक कि मेरे पास 400 से ज्यादा ग्रुप्स है। हर ग्रुप में एक जन मैसेज डालता है, मैं वो सारे मैसेजेस को एक लाइन में करके सारे ग्रुप में डालता था। आपका एक ग्रुप पे आप डालते हो? मेरा ग्रुप तो बाद में, अभी उसकी कहानी बाद में मैं बताता हूँ, पर दैट इज हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग ऑडिशन अपडेट मैसेजेस। उसमें 20 साल की लड़की का भी रिक्वायरमेंट आता है, 2 साल के बच्चे का भी आता है, और 60 साल के आदमी का भी आता है, 80 साल के बुजुर्ग का भी आता है, सभी का मैसेज आता है। बट माय जॉब वाज टू कंपाइल एवरी मैसेजेस and then post it together in all the groups. So इतने सारे मैसेजेस आने लगे मेरे पास, and it became a 24 hours job for me. कि जब भी किसी में आया तो मैं बैठ के सभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, और कभी कभी ये होता था रात को 11, 12, 1, 1:30 बजे तक, और 1-2 बार मैंने ही देखा कि मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं ऐसे करके सोया पड़ा हूँ कि मैसेज बजा तो मैं डालूंगा। Then around 9 to 10 years back, one of my friend told me कि बाउल भाई आप इतना रिलीजियसली आप काम करते हैं, आप सभी को बताते हैं, तो यू चार्ज समथिंग। ऐसे नहीं यार, मुझे वो मिडलमैन की काम नहीं करना है। आई डोंट वांट टू बी अ दलाल टाइप ऑफ अ पर्सन कि जो एज इट इज कास्टिंग वाले बहुत है कोऑर्डिनेटर्स के जो कमीशन लेते रहते हैं, मांगते रहते हैं। बोले नहीं, तुम जो काम कर रहे हो ना, दैट इज डिफरेंट, यू आर इन्फॉर्मिंग द पीपल, डोंट चार्ज मोर, चार्ज मिनिमम कुछ नॉमिनल अमाउंट। एंड 9 to 10 years बैक सडनली ऐसा हो गया कि मेरी थिएटर एक्टिविटी थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी, एंड यहाँ काम बढ़ते जा रहा था सीरियल वगैरह में, एंड ये जॉब तो चल ही रहा था। तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वी थॉट कि चलो एक ट्राई करते हैं कि विल charge some minimum cost to cover up. You see, because हम भी 24 घंटे यही काम कर रहे हैं ना। If you are investing your time, then one should expect some return. We are not expecting lakhs of rupees. और हमने वो शुरू किया, और आज मुझे touchwood, I am very lucky in that case कि ये मेरा 10th year है of this paid audition group. काफी लोग बोलते हैं कि सर आप पैसा क्यों लेते हैं? मैंने कहा देखो बेटा, आई एम डूइंग दिस जॉब एज ए प्रोफेशनल पर्सन, एंड आई एम नॉट जस्ट इन्फॉर्मिंग के ऑडिशन कहाँ होगा। अगर मुझे पता चलता है कि XYZ ऑडिशन पे बुला के आपके साथ बदसलूकी करता है, कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलता है, लड़कों को भी बोलते हैं आजकल तो, हाँ, सबको, तो मैं अपने सारे ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई इससे बचो, ये आदमी मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, या कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहा है, या आजकल तो नया सिला पहले शुरू हुआ था, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, पैसे मांगते कि हम आपको रोल दिला देंगे, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। आप इतने में आप क्या सोचेंगे, कितना पैसा मांगेंगे वो? और लोगों ने दिए हैं।
यू विल बी सरप्राइज 8 to 10 लाख ऑफ रुपीस लोगों ने दिए हैं जस्ट बिकॉज के XYZ ने मुझे बोला कि मुझे रोल मिल जाएगा और मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा यार मैं तो इतने कम चार्ज करता हूँ, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, दिन के अगर आप गिनेंगे मेरे ऑडिशन के ग्रुप के पैसे तो दिन के 3-3.5 रुपए होते हैं। मैंने कहा मैं साल भर का भी पकड़ू तो भी मुश्किल से 1000 रुपए तक कुछ कीमत पहुंचेगी। आपने 8-10 लाख रुपए दे दिए। बोले हाँ सर। उसने बोला कि इनके साथ फिल्म है। हाँ, ऐसे झांसे में आ जाते हैं लोग। तो मैंने सबको उजागर करना शुरू कर दिया कि भाई ये आदमी पैसे मांग रहा है, डोंट अप्रोच हिम। आज भी अभी भी चलता रहता है। मैं ग्रुप में डालता हूं, आई कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी ऑडिशन मैसेज। तो मुझे कोई भी ग्रुप में बताता है सर ये रजिस्ट्रेशन का पैसा मांगता है, सर ये आर्टिस्ट कार्ड के लिए इंसिस्ट करता है, सर ये पोर्टफोलियो के लिए इंसिस्ट करता है। तीनों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग उल्लू बनाने में बड़े स्मार्ट रहते हैं। तो आई स्टॉप देम एट दैट वेरी मोमेंट। आई इन्फॉर्म ऑल द पीपल, जितने लोग मेरे पेड ग्रुप में है, आई कीप देम इन्फॉर्म। सो पीपल, पहले बहुत चला था ये चीटिंग वगैरह का, वो बहुत बोलेंगे ना कि 70 to 80% रुक गया। और उसके लिए थोड़ा मेरा योगदान मैं गिनता हूं कि मेरा है कि जो इसकी वजह से, क्योंकि आप बिलीव करेंगे 400 ग्रुप, हर ग्रुप में 200 आदमी, कितने हो गए? कितने आज कम से कम 25 से 30 हजार आर्टिस्ट लोग स्ट्रगलिंग ग्रुप में मेरे मोबाइल में हाजिर है। ऑफ कोर्स मेरे पेड ग्रुप में इतने लोग नहीं है। मेरे पेड ग्रुप में 800 to 1000 लोग रहते हैं एवरी ईयर। कोरोना के टाइम पे बहुत कम हो गया था, बट अगेन इट हैज स्टार्टेड नाउ, इट हैज बिकम रेगुलर। जी। तो दैट इज द रीजन कि लोग मेरे ग्रुप में आना चाहते हैं कि यहाँ ये ही नहीं पता चलता है कि ऑडिशन कहाँ होगा, पर ये भी पता चलता है कि कौन बदमाश है, कौन लफंगा है और कौन कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलता है। तो दैट इज द बेनिफिट व्हिच वन गेट्स इट। हाँ, और क्योंकि एक्टर्स को बहकाने वाले भी बहुत है, उनको पता भी नहीं चलता कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो आप जो करे वो सच में बहुत काबिले तारीफ है। और मैं इसी के साथ ये पूछना चाहूंगी कि इस ग्रुप पे अगर लोगों को जुड़ना है तो उसके मतलब क्राइटेरिया कैसे और कैसे जुड़े वो लोग? क्राइटेरिया में मैं सिर्फ इतना इंसिस्ट करता हूँ कि यू शुड बी बेस्ड इन बॉम्बे, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर मैसेजेस बम्बई के आते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली के भी आते हैं, अहमदाबाद का भी आता है, पूना का भी आता है। पर जब कोई बहुत दूर का रहता है, कलकत्ता का, मुझे आप बिलीव करेंगे अमेरिका से मैसेजेस आते हैं, सर आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप। मैंने कहा यार तुम्हारा नंबर तो अमेरिका का है। हाँ, आई मीन अमेरिका। मैंने कहा तुम यहाँ क्या करोगे? बोले नहीं, कुछ अच्छा काम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सब्जी मंडी है क्या कि इधर सस्ते में सेल हो रहा है तो मैं जाके लेकर आऊं? मैंने कहा तुम आओगे, रहोगे कहाँ, खाओगे क्या? कितने लोग हैं जो बिहार से आते हैं और उनको रहने की जगह नहीं मिलती, उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो उन लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं क्या करूं, मैं आया हूं यहाँ। तो जब भी मुझे पता चलता है कि ये आउट ऑफ बॉम्बे का है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ कि डोंट थिंक। बोले नहीं नहीं, मैं ऑडिशन के लिए आ जाऊंगा ना दिल्ली से। मैंने कहा कितना पैसा दिल्ली से बंबई में आने को लगेगा, तुम्हें रहने में लगेगा, खाने पीने में लगेगा, उतना तो तुमको पर डे पे नहीं मिलेगा। व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? डू समथिंग बेटर इन दिल्ली और इन अहमदाबाद और whichever city you are. Of course, अभी जयपुर का, दिल्ली का, पूना का, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ये वहाँ के मैसेजेस, लोकल मैसेजेस, वो भी मेरे पास आते हैं। तो अभी मैं सबको एक्सेप्ट करते जाता हूँ कि भाई बट डोंट कम रनिंग टू बॉम्बे कि मुझे ऑडिशन। मैंने कहा यहाँ तो रात को 10 बजे बोलेंगे कि आप कल इतने बजे आ जाइए। तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज? नहीं, आई कम बाय फ्लाइट। मैंने कहा अच्छा यार, तुम्हारे पिताजी तो टाटा बिरला लगते हैं भाई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा तो फिर क्यों कर रहे हो? डोंट ज्वाइन माय ग्रुप, डोंट वेस्ट योर मनी। एंड मुझे तो क्या है, ग्रुप में 500 आदमी ऐड कर सकता हूं मैं तो कर दूंगा, पर तुम्हें बेनिफिट होना चाहिए। बिकॉज फॉर योर बेनिफिट आई हैव स्टार्टेड दिस ग्रुप। आई एम चार्जिंग, नो डाउट अबाउट इट, बट फॉर योर बेनिफिट। अगर तुमको बेनिफिट नहीं होने वाला है तो आके फायदा क्या है? हाँ। दूसरा होता है कि काफी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। हम उसमें आने वाले थे। या आई नो। अब आर्टिस्ट कार्ड कंपलसरी नहीं है,
ये आपको सिंटा के सेक्रेटरी भी बताएंगे हाँ और शिवसेना के सेक्रेटरी भी बताएंगे। दोनों के कार्ड ही अहमियत रखता है, शिवसेना एंड सिंटा। बाकी सबका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सुनता तक नहीं है, पर इन लोगों की बातें सुननी जाती है। हाँ जो प्रोड्यूसर रहता है वो इनकी बातें सुनता है कि यार सिंटा से फोन आया है तो मुझे जरा सोचना पड़ेगा, शिवसेना से फोन आया है तो जरा सोचना पड़ेगा। पर बाकी कोई, आप आराम नगर 1, 2 या जानकी देवी स्कूल के पास जाइए, हर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है कि हम आर्टिस्ट कार्ड बनाते हैं 2000-3000 रुपए में, पर उसका वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसका कार्ड बना के फायदा क्या? आप सिर्फ एक तसल्ली चाहते हैं अपने आप को कि मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड है। नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर आपको कास्ट करता है तो वो पूछता नहीं है कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है। एक हाथ दो मिल जाएंगे आपको प्रोड्यूसर कि जो सिंटा के साथ कनेक्टेड होंगे, उनकी कमिटी में होंगे, तो वो लोग बोलते हैं। मैंने बहुत सी सीरियल्स में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, बालाजी से लेके काफी प्रोडक्शन हाउसेस। किसी ने मुझसे आज तक आर्टिस्ट कार्ड नहीं मांगा है। दूसरी बात आती है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्यों चाहिए? आजकल तो सीरियल में भी ज्यादा मेकअप करने को बोलते नहीं है। नो, वी वांट योर नेचुरल लुक, वी वांट योर कैंडी अपीयरेंस। तो फिर आप पोर्टफोलियो किस लिए बनवाना चाहते हैं? मैं सीरियल में काम करने वाले आर्टिस्टों के लिए कहता हूं, नॉट फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए बात अलग हो जाती है। और आज तो आप देखेंगे, मैं तो इतने साल से देख रहा हूं, 10 साल का पेड ग्रुप और उसके पहले 5 साल पकड़ लो, 15 साल से मैं देख रहा हूं, कहीं पे भी प्रोड्यूसर ये नहीं कहता है कि हमको पोर्टफोलियो वाले पिक्चर्स चाहिए। तो वो भी, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से अच्छे बैकग्राउंड में अपने प्रॉपर लाइटिंग के साथ नॉर्मल फोटोग्राफ लीजिए। 4 फोटोग्राफ होने चाहिए हर आर्टिस्ट के पास। एक क्या बोलेंगे, अपना एथनिक वेयर यानी कुर्ता वगैरह, हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल रोल के लिए काम आते हैं। आपको टी शर्ट वगैरह में चाहिए तो एक आध फोटोग्राफ टी शर्ट में भी होना चाहिए, देन सूट वगैरह में होना चाहिए, और एक फॉर्मल में ऑफिस वेयर का रोल हो। तो बस ये 4 टाइप के फोटोग्राफ हो गए आपके पास, अच्छे प्रॉपर लाइटिंग और बैकग्राउंड के साथ। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और दूसरी बात आती है कि भाई हमें ऑडिशन में ऐसा क्या करें कि हमें रोल मिल जाए। हाँ ये सभी का सवाल होता है। आप हर आदमी, हर एक्टर अगर आप देखेंगे तो वीक में 2 या 3 ऑडिशन तो वो देता ही देता है। महीने में आप देखेंगे 15 से 20 ऑडिशन वो ऑन एन एवरेज देता है। काम शायद एक में से ही मिलता है। क्यों? सबको सवाल होता है कि क्यों? मुझे भी होता है। मैं भी दिन में हजारों बच्चों को पकड़ा के, अरे भाई जरा ऑडिशन लेना है, ऑडिशन लेना है। हाँ। वो लोग शूट करके हम भेज देते हैं। लुक अपीयरेंस, आपकी जो लुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका परफॉर्मेंस, हर आदमी एक्टर है तभी तो वो इस लाइन में आया है। कुछ कम एक्टर भी होते हैं, मतलब नॉट, आई विल नॉट से क्या बोलते हैं, वो डिग्रेडेड एक्टर होते हैं ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, पर हर के परफॉर्मेंस में फर्क होता है। जो परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन दे सकते हैं वो परफॉर्मेंस सलमान खान नहीं दे सकता, बट देन बोथ आर एट देयर लेवल, दे आर ऑन द सेम इक्वल स्टेटस पे है। परफॉर्मेंस में कोई आपसे 19-20 में आगे निकल गया तो उसको मिल जाएगा। तीसरा रहता है कि अगर सीरियल में होता है तो फैमिली, एक फैमिली बननी चाहिए। बाप गोरा हो और बेटी काली निकले तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अनलेस दैट रिक्वायरमेंट इज सच। तो वो फैमिली भी एक में बैठनी चाहिए। एड में भी ऐसे ही होता है कि इफ दे आर लुकिंग फॉर अ फैमिली एड, तो वो फैमिली में वो लोग देखते हैं कि भाई हर आदमी मैच होने चाहिए फैमिली में। हाँ। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे भगा भगा के घर से ऑडिशन के लिए यहीं पीछे कहीं बुलाया था, और क्योंकि उन्होंने मेरा फोटोग्राफ देखा था। फिर जब मैं गया तो देखकर बोले, सर यू आर नॉट फिट। मैंने कहा क्यों? यार तुमने मुझे घर से बुलाया देख के? नहीं सर, आप तो खाते पीते घर के लगते हैं, हमें तो गरीब आदमी चाहिए था। अब होता है ऐसा कभी।
हम ऑडिशन भी लेते हैं तो दे टेल अस कि भाई इतना सही लो करके, तो इट वाज माय बैड लक। तो कभी होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड एक चीज है कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए एक्टर को कि अरे यार मैंने इतने ऑडिशन दिए मुझे काम नहीं मिला। हर एक को नहीं मिलता है, वो तो होता है, हाँ। हर एक को नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि महीने में मैं 20 दिन बिजी रहा हूं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीने तक काम भी नहीं आता है। दैट टाइम द एक्टर गेट्स डिसअपॉइंटेड। तो ऐसे सिचुएशन में एक्टर कैसे खुद को मोटिवेटेड रखे? कीप वॉचिंग फिल्म्स, सीरियल वगैरह कम ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि वहां कुछ ज्यादा करने का होता नहीं है। वो ढाई 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 करके म्यूजिक में उन लोग उठा के लेके जाते हैं। बट गुड, वॉच गुड मूवीज। अभी तो OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी फिल्में आती जो मैं देखकर, मैंने भी कोरोना के टाइम से ही शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई OTT प्लेटफॉर्म है। उसके बाद से ज्यादा चालू हुआ। और इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी स्टोरीज मिलती है मुझे। एज अ राइटर ऑल्सो आई एम इंस्पायर्ड बाय सो मेनी स्टोरीज, और मुझे लगता है कि यस आई कैन इवन डू दिस, इवन आई कैन डू दिस। वॉच, कीप वॉचिंग अदर्स परफॉर्मेंसेस, कीप ऑब्जर्विंग अदर पीपल, वो कैसे बिहेव करते हैं। बिकॉज अगर मुझे फादर के रोल मिलेंगे तो हर टाइम कॉमेडी फादर का रोल नहीं मिलेगा। आई एम नॉर्मली नोन फॉर कॉमेडी, तो कॉमेडी के रोल नहीं मिलेंगे, कभी सीरियस का मिलेगा। तो देखो कोई आपके आसपास में भी ऐसा खड़ूस आदमी होगा तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके हैंड जेस्चर्स कितने रहते हैं, कितना मुंह घुमाता है। कुछ होते हैं कि मुंडी नहीं हिलाते। अब हाँ होते हैं। आप सौरभ शुक्ला को देख लीजिए, जॉली LLB में उनका कैरेक्टर, और वो अजय देवगन की कौन सी फिल्म थी जिसमें रेड, उसमें कितना उन्होंने सीरियस कैरेक्टर निभाया था। हाँ, दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे। टोटली वेरिएशन मिला उनको। तो यू हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व अदर पीपल, अदर आपके आजू बाजू में ही आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। जी। तो ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम हमें काम मिलता है, कास्टिंग के लोग हमें काम देते हैं, उसके बाद पेमेंट आने में इशू होता है या बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करें, एक्टर्स जो है? सी नॉर्मली जहां तक मेरा संबंध है या मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ऑडिशंस ग्रुप में, ये कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स की ओर से प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रोडक्शन हाउस की ओर से कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। एक आध दो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं जो डूब जाते हैं और फिर भाग जाते हैं, पर ज्यादातर ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर्स की ओर से आता है। जो प्रॉब्लम अभी बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है कि प्रोडक्शन हाउसेज आल्सो सेज कि नहीं, विल मेक पेमेंट डायरेक्टली टू द आर्टिस्ट। ये कोरोना के पहले था कि कोऑर्डिनेटर अपने नाम से पेमेंट लेता था, फिर कोऑर्डिनेटर छू हो जाता था और आर्टिस्ट बेचारा ढूंढता रहता है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। अब उल्टा हो गया है, कोऑर्डिनेटर्स भी अभी फंस गए हैं कि आर्टिस्ट छू हो जाता है। अब मैं अभी गांव में हूँ, मैं आ जाऊंगा फिर पेमेंट करूंगा। मैं अभी एक जन की डेथ हो गई है तो मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो जरा रुक जाना। मुझे काफी कास्टिंग डायरेक्टर्स के भी फोन आते हैं कि बाबुल जी आप हम लोगों को उजागर करते थे, कोऑर्डिनेटर्स को, डायरेक्टर्स को, ये आर्टिस्टों को कौन उजागर करेगा? हाँ, वो तो है। तो अभी ये भी हाल हो गए हैं। अच्छा, ये इसमें भी एक टाई अप रहता है, मैं आपको बता दूं, कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर। आप कभी डायरेक्टर आए कास्टिंग वाले तो उनसे इनडायरेक्टली पूछ लेना, ये लोग डायरेक्ट कास्ट नहीं करते आपको। आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ये आदमी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, ये इसको बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो 20% कमीशन लेता है, उसमें से 10% वो आपको देगा। आपको तो आपकी प्रोडक्शन कंपनी देती है, हाँ। पर आपको वो कम पड़ रहे हैं क्योंकि आपको रात को बड़ी होटल में जाके दारू पीना है, लड़कियों के सामने शो ऑफ करना है। आई हैव बीन विटनेस टू सच पीपल। तो वो उसको बोलता है। अब वो जब 20% उसको 10% देने वाला है तो ही विल डू ऑल द कास्टिंग थ्रू हिम, एक्सेप्ट जो पिलर कैरेक्टर्स रहते हैं सीरियल में, जिसपे उसका भी कंट्रोल नहीं है, प्रोड्यूसर का भी कंट्रोल नहीं है, सिर्फ चैनल वालों का कंट्रोल रहता है। पर जो बाकी के जो है उसके लिए वो उसको बोलेगा, वो हमको बोलेगा। और एक दफा मेरे साथ भी हुआ है,
प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगा, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा। मैंने एक बड़े सीरियल में काम किया था और पेमेंट के लिए मैं गया था लेने के लिए, तो मैं जस्ट जाके उनको बोला कि सर अभी ये तो हो गया, अभी और कुछ होगा तो बताना, क्योंकि उसमें मेरा 4-5 महीने का ट्रैक था। और एवरी मंथ आई वाज कॉल्ड फॉर नियरली 10 to 12 days। बोले हाँ जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। मैं अपने घर पहुंचा आधे घंटे में, एक कोऑर्डिनेटर का फोन आया कि सर आप 3 दिन और फ्री है? मैंने कहा 3 दिन और फ्री है मतलब? हाँ हूं मैं फ्री। नहीं सर, वो जो XYZ कास्टिंग डायरेक्टर है उनकी सीरियल में। मैंने कहा नहीं मैं फ्री नहीं हूं। क्यों? अभी तो आप बोले। मैंने कहा मैं अभी आधे घंटे पहले उसको मिला, तभी उसको मैंने बोला सामने से, फिर भी ही इज नॉट टेलिंग मी, एंड वी नो ईच अदर वेरी वेल। ये भी नहीं था कि कोई अनजान आदमी था, मेरा अच्छा जान पहचान वाला। जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू चार्ज मी 20%, he is telling you and you are telling me I am not free। मैंने मना कर दिया। तो ऐसा होता है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट और यू फाइट इट आउट। एक आदमी था जिसको एक्टर को प्रोडक्शन हाउस लटका रहा था पैसे के लिए। उसने क्या किया, जाके वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया, हाँ आपका पेमेंट आप मुझे कब देंगे, ये वो, और उसने फेसबुक पे डाल दिया। अब ये किसी चैनल वाले ने देखा, फिर वो न्यूज़ पे, तभी तो फेसबुक ही चल रहा था, एक काफी साल पहले की बात है। तो चैनल वाले ने प्रोड्यूसर को डांटा कि मैंने तो तुमको पेमेंट दे दिया है, तुमने आर्टिस्ट को क्यों नहीं दिया? ये भी एक तरीका है। और कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं कि बाबुल जी XYZ कोऑर्डिनेटर ने पैसे लिए, मेरे रोल दिया, काम दिया, पैसे नहीं आए अभी तक। हालांकि मैंने प्रोडक्शन हाउस में पूछा, उसको पैसे आ गए हैं, मुझे नहीं दे रहा है, तो मैंने उसको एक्सपोज कर दिया। हाँ। तो क्या होता है कि फ्यूचर में मुझे तो वो काम देगा ही नहीं 100%, पर दूसरे भी उसके पास जाने से डरते हैं। और ये डर में बीच में 8-9 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, मैं बहुत बुरा फंस गया था। जैसे आपने मुझे फोन किया कि हम एक ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा, मुझे एक आदमी का फोन आया, कोऑर्डिनेटर का था। सर हम लोग कोऑर्डिनेटर्स है और हम फंस जाते हैं कि हमको आर्टिस्ट लोग पैसे नहीं देते हैं कमीशन का, तो हम लोग आपसे मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस टाइम पे ऑडिशन के लिए इधर आने वाला हूं, तो आप मुझे मिल लीजिए। नहीं ऐसे नहीं, हम आपको टाइम देते हैं, आप उस वक्त आइएगा। मैं गया तो देखा वहां 10-12 लड़के बैठे हुए हैं, और ये सारे के सारे वो थे जिनको मैंने एक्सपोज किया था। और थोड़ा सा मैं हिल गया। मैंने कहा ये क्या है, आज कमरे में बंद कर दिया मुझे, और पूछने लगे कि आपको क्या हक बनता है कि आप हमारे खिलाफ बोलना शुरू करें। मैंने कहा कुछ गलत किया? आप लोग आर्टिस्टों को हर तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, गलत क्या है? नहीं, आप होते कौन है? हमारी सालों की मेहनत पे आपने पानी फेर दिया। मैंने कहा आपने अगर अच्छा काम किया है तो मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अगर कुछ गलत काम किया है तो इट इज योर फ्यूनरल, व्हाई आर यू ब्लेमिंग मी? और मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं ना कि भाई इन्होंने ऐसा किया, पर आप होते कौन है? खैर वो कुछ 2 घंटे तक हमारी बहस चलती रही। अच्छा था कि किसी ने हाथ नहीं उठाया मुझ पर। तो यहीं पे हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है दिल खोल बातें, वो खत्म होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें कुछ सवाल होंगे, आपको चूज करने होंगे, 2 ऑप्शंस होंगे उनमें से। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है थिएटर एक्टिंग या कैमरा एक्टिंग? थिएटर एक्टिंग। एंड नेक्स्ट गुजराती प्लेज या हिंदी? गुजराती। उसके बाद कुछ फेवरेट्स होंगे, आपको फेवरेट्स के नाम बताने हैं, जैसे कि फेवरेट फूड? पूरनपोली। फेवरेट पर्सन? कमलेश मोहता, who passed away 3 years back। फेवरेट प्ले आपने जो कि? ओल खान, गुजराती प्ले है।
सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं हमारे सब्सक्राइबर जो है इस सीरीज़ से जो लोग जुड़े हैं उनको इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता। एक्चुअली कोई होते नहीं है जो उनको बता सके कि कैसे इंडस्ट्री में आए, फ्रॉड लोगों से कैसे बचे। तो थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतना सब कुछ हमें टाइम दिया और इतना सब कुछ सबको बताया। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, इट्स एन ऑनर कि आप हमारे चैनल से जुड़े। It's my pleasure too, and I'm also happy that I'm able to convey something to people in general. जी, थैंक यू सो मच सर। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।